जब हम मिस्र के महान पिरामिडों को देखते हैं तो हमारा मन तुरंत चौथी वंश के महान फिरौनों की ओर चला जाता है। हमें स्कूल की किताबों में सिखाया जाता है कि ये विशालकाय चूना पत्थर और ग्रेनाइट की संरचनाएं हजारों लोगों द्वारा रस्सियों, रेत की ढलानों और कांस्य या तांबे के औजारों का उपयोग करके बनाई गई थीं। यह एक सीधी, स्पष्ट और व्यापक रूप से स्वीकार की गई कहानी है। फिर भी जब हम नंगी चट्टान के पास जाते हैं और गीजा के पठार के तल पर भूले बिसरे विवरणों को देखते हैं तो यह कहानी गहरी दरारें दिखाने लगती है। स्मारकों की विशालता के नीचे छुपी हुई वहां सटीक ज्यामितीय निशान हैं जो पत्थर के छेनी और हथौड़े की तर्क शक्ति को चुनौती देते हैं। गहरे खांचे, पूरी तरह से सीधी कटिंग और ट्यूब जैसी छेद जो सबसे कठोर गुलाबी ग्रेनाइट में मिलीमीटर की सटीकता के साथ प्रवेश करती हैं। जिस चीज का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं वह कोई काल्पनिक सिद्धांत नहीं है बल्कि एक भौतिक, कच्चा और प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि प्राचीन मिस्र के दस्तावेज किए गए उपकरण ऐसी निशानियां चट्टान पर बनाने में असमर्थ थे तो वास्तव में गीजा के पठार पर किसने काम किया था और ये निशानियां वास्तव में कब छोड़ी गई थीं? इस तकनीकी समस्या की गंभीरता को समझने के लिए हमें एक पल के लिए मिथकों को अलग रखना होगा और भूविज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। असवान का गुलाबी ग्रेनाइट, जिसका उपयोग महान पिरामिड के आंतरिक ब्लॉकों और आसपास के मंदिरों में किया गया था, उसमें क्वार्ट्ज की मात्रा अधिक होती है। मोहस खनिज कठोरता पैमाने पर जहां हीरा 10 के साथ सबसे ऊपर है, असवान का ग्रेनाइट 7 के अंक तक पहुंचता है। तांबा, जो उस समय के मिस्री कारीगरों द्वारा मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला धातु था, उसी पैमाने पर केवल 3 अंक प्राप्त करता है। भौतिकी और अभियांत्रिकी का एक मूलभूत नियम यह कहता है कि एक नरम औजार किसी बहुत अधिक कठोर सामग्री को लगातार और सटीक रूप से नहीं काट सकता, बिना लगभग तुरंत घिसे हुए। परंपरागत व्याख्या यह सुझाव देती है कि प्राचीन श्रमिकों ने चट्टान को काटने के लिए तांबे की धारदार ब्लेड के नीचे क्वार्ट्ज की रेत को घर्षक के रूप में इस्तेमाल किया था। यह एक सैद्धांतिक रूप से संभव प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए अत्यधिक समय की आवश्यकता होगी और औजार की अत्यधिक घिसावट होगी। सबसे रोचक बिंदु हालांकि तब सामने आता है जब हम उस स्थल पर बची हुई कटाई की गति और ज्यामिति का अध्ययन करते हैं। हम ऐसी सतहों के सामने नहीं हैं जो धीमी और अनियमित घर्षण से घिसी हों, बल्कि हमारे सामने ऐसी निशानियां हैं जिनमें शल्य चिकित्सा जैसी नियमितता दिखाई देती है। इस तकनीकी विसंगति का सबसे ठोस प्रमाण किसी गुप्त कक्ष के भीतर छुपा नहीं है, बल्कि खुले में प्रदर्शित है, जिसे अक्सर वे हजारों पर्यटक नजरअंदाज कर देते हैं जो प्रतिदिन इस परिसर का दौरा करते हैं। महान पिरामिड के आधार के पास काले बेसाल्ट और ग्रेनाइट के ब्लॉक रखे हुए हैं जो एक अज्ञात तकनीक के प्रमाण को संरक्षित करते हैं। इन कुछ ब्लॉकों पर आप संकेंद्रित निशान देख सकते हैं जो ठीक वैसी ही हैं जैसे आधुनिक उच्च गति वाली घूर्णन आरी से बनते हैं। ब्रिटिश मिस्रविद फ्लिंडर्स पेट्री, जो आधुनिक पुरातत्व के जनक और अपनी वैज्ञानिक सटीकता के लिए प्रसिद्ध हैं, ने 19वीं सदी के अंत में इन चिन्हों का गहन विश्लेषण किया। पेट्री ने ग्रेनाइट में ट्यूब जैसे छेदों की पहचान की जहां सर्पिल रेखाएं चट्टान में गहराई तक जाती है। कल्पना कीजिए एक ड्रिल की जो पृथ्वी की सबसे कठोर चट्टानों में से एक में प्रवेश कर रही है, वह भी दिन रात की मेहनत के बाद मिलीमीटर दर मिलीमीटर नहीं बल्कि इतनी दबाव और गति के साथ आगे बढ़ रही है कि हर घुमाव पर नियमित खांचे छोड़ जाती है। इस दृश्य पैटर्न को हाथ से चलने वाले औजारों और साधारण घर्षण पदार्थों से हासिल करने के लिए इतनी अधिक ऊर्ध्वाधर शक्ति और निरंतरता चाहिए जिसे आधुनिक यांत्रिक इंजीनियर भारी औद्योगिक मशीनरी के बिना दोहराना अत्यंत चुनौतीपूर्ण और मुश्किल मानते हैं। मूल समस्या यह है कि प्रचलित व्याख्या एक महत्वपूर्ण सवाल को अनुत्तरित छोड़ देती है। अगर हम मान लें कि यह सारा काम केवल हाथ से घर्षण और बिना दांतों वाली तांबे की आरी से किया गया था, तो निशानों का पैटर्न अनियमित होना चाहिए था, जिसमें मानवीय शक्ति के स्वाभाविक बदलाव और घर्षण सामग्री की लगातार कमी के कारण स्पष्ट भिन्नताएं दिखती। फिर भी जो मैक्रोस्कोपिक परीक्षणों से सामने आता है वह है अत्यधिक सटीकता। गिजा में बिखरे हुए कई ग्रेनाइट के टुकड़ों के ऊपर ये खांचे पूरी कटाई की प्रक्रिया के दौरान
बिल्कुल एक जैसी गहराई और समान दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन यह सबसे अजीब बात नहीं है। जब हम ग्रेनाइट की तथाकथित पेटियों या सर्कोफेगस के आंतरिक कोनों का विश्लेषण करते हैं, जैसे कि वह जो राजा के कक्ष के अंदर है, तो हमें वहां परफेक्ट समकोण मिलते हैं जहां आंतरिक सतहें आपस में मिलती हैं। एक ठोस ग्रेनाइट ब्लॉक के अंदर को इस तरह से खोदना कि कोने पूरी तरह से सीधे रहें और सतहें इतनी चिकनी हों कि उनका अंतर एक बाल की मोटाई से भी कम हो। आज के समय में भी कंप्यूटर नियंत्रित मिलिंग मशीनों की आवश्यकता होती है। यह कहना कि ऐसे परिणाम केवल डियोराइट पत्थरों को ग्रेनाइट पर मारकर प्राप्त किए गए थे, इसमें शामिल सामग्रियों की भौतिकी की अनदेखी करना है। इन स्पष्ट भौतिक असंगतियों के सामने शोधकर्ताओं का समुदाय विभिन्न व्याख्यात्मक धाराओं में बंट जाता है। सबसे रूढ़िवादी और शैक्षणिक धारणा यह मानती है कि राजवंशीय इंजीनियरों के पास असीम धैर्य था और एक इतनी विशाल सामाजिक व्यवस्था थी कि उसने पीढ़ियों तक मजदूरों को साधारण अनुभवजन्य तरीकों से ब्लॉकों को घिसने और तराशने की अनुमति दी, जिनकी सटीक तकनीकी जानकारियां बस समय के साथ खो गईं। दूसरी ओर, एक संभावित व्याख्या जिसे इंजीनियरों और स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने समर्थन दिया है, यह सुझाव देती है कि गीजा का पठार कहीं अधिक प्राचीन निर्माण चरण का साक्षी रहा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार चौथी वंश के फिरौन पहले से मौजूद मेगालिथिक संरचनाओं को पाए, उन्हें साफ किया और विरासत में लिया, जो एक पूर्ववर्ती संस्कृति द्वारा छोड़े गए अवशेष थे, जिनके पास धातु कर्म और यांत्रिकी में वह महारत थी जो उस समय की आधिकारिक इतिहास से कहीं अधिक थी। यह परिकल्पना विज्ञान कथा जैसी तकनीकों के अस्तित्व को सिद्ध नहीं करती, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य उठाती है। क्या यह संभव हो सकता है कि प्राचीन मिस्र की समय गणना कहीं अधिक पेचीदा हो और हम एक ही समय रेखा पर दो अलग युगों के कार्यों को अनजाने में एक साथ मिला रहे हों? इसकी महत्ता समझने के लिए हमें एक ऐसे तथ्य को देखना होगा जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है और डॉक्यूमेंट्रीज में कम ही दिखता है। यह उन अपशिष्ट चिन्हों या परीक्षण ब्लॉकों की बात है जिन्हें पास की खदानों में छोड़ दिया गया था। इनमें से कुछ चट्टानी सतहों पर गहरी ऊर्ध्वाधर खांचे हैं, जो ऐसा लगता है जैसे किसी उपकरण ने इन्हें तब काटा हो जब ये पूरी तरह से नरम या लचीली थीं। हैरानी की बात है कि यहाँ छेनी के प्रहार के बिल्कुल कोई निशान नहीं है। पत्थर पर कोई अनियमित दरारें नहीं हैं, जिससे लगे कि गीली लकड़ी की कीलों का इस्तेमाल ब्लॉक तोड़ने में हुआ हो। जो हम देख रहे हैं वह एक निरंतर प्रवाही और साफ सुथरी रेखा है। यह विशिष्ट दृश्य विवरण, जहां चट्टान को ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल उच्च दबाव वाली ब्लेड द्वारा लगातार काटा गया हो, यह सुझाव देता है कि असली रहस्य उन ब्लॉकों के आकार में नहीं है जिन्हें स्थानांतरित किया गया, बल्कि उस सूक्ष्म स्तर की परिष्कृत तकनीक में है जिससे उन्हें परिवहन से पहले आकार दिया गया था। इस पूरी जांच का सबसे परेशान करने वाला बिंदु यह है कि गीजा की चट्टान पर मौजूद निशान वहीं स्थिर हैं, अडिग और सरल व्याख्याओं को चुनौती देते हैं। हमें निश्चित रूप से पता है कि इन स्मारकों का तकनीकी कौशल तांबे के औजारों के उपयोग से कहीं आगे है। ऐसी खोज हमें यह मानने पर विवश करती है कि अतीत का पारंपरिक नजरिया अधूरा है और नील नदी के किनारों पर उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग उस समय मौजूद थी जो लिखित इतिहास से कहीं पुरानी है। यही रहस्य और तकनीकी असंभवता का पैटर्न एक और पहेली में भी दिखाई देता है, जो हमारी अतीत की समझ को चुनौती देती है। प्राचीन संरचनाएं जो साधारण खंडहर प्रतीत होती हैं, लेकिन जिनमें निषिद्ध प्रवेश द्वार और उससे भी बड़े इंजीनियरिंग के रहस्य छिपे हुए हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हजारों साल पुरानी पत्थरों से बने ऐसे प्रवेश द्वार हैं जो सदियों से सील हैं, और ये उन भूली बिसरी सभ्यताओं के अवशेषों की रक्षा करते हैं। लेकिन इन अभेद्य संरचनाओं के पीछे वास्तव में क्या छिपा है, जिन्हें पुरातात्विक अधिकारी खोलने से बचते हैं?